नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम देखेंगे विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो विज्ञान से ऐसे टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे जो अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, आरओ एआरओ या यूपी पीसीएस हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण आविष्कार। किसने किस चीज़ का आविष्कार किया था? ऑक्सीजन का आविष्कार किसने किया था? तो शीले और प्रिस्टले ने। किसने? शीले और प्रिस्टले ने। अक्रिय गैस आर्गन किसने आविष्कार किया था? रैमजे और रैले ने। रैमजे और रैले ने। थोरियम का आविष्कार किसने किया था? बर्जीलियस ने। किसने किया था? बर्जीलियस ने। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया है? जे.एल. बेयर्ड ने। किसने किया है? जे.एल. बेयर्ड ने। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया है? टॉरिसेली ने। किसने? टॉरिसेली ने। रेल इंजन का आविष्कार किसने किया है? जॉर्ज स्टीफेंसन ने। किसने? जॉर्ज स्टीफेंसन ने। ये वीडियो आपको पूरी देखनी है, ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि इसमें मैं कम से कम 8 से 10 टॉपिक कवर करूँगा। कितने टॉपिक? 8 से 10 टॉपिक जो हमारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो पहला टॉपिक तो ये है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जे.एल. बेयर्ड ने। बैरोमीटर का टॉरिसेली ने। रेल इंजन का जॉर्ज स्टीफेंस ने। किसने? जॉर्ज स्टीफेंस ने। ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया? एडिसन ने। दूरबीन का गैलीलियो ने। भाप इंजन का जेम्स वाट ने। और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का फैराडे ने। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का आविष्कार किसने किया था? फैराडे ने। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण फैराडे। एक्स किरण का आविष्कार किसने किया है? रॉन्टेजन ने। किसने? रॉन्टेजन ने। और लघु गुणक का तो जॉन नेपिये ने। ठीक है, जॉन नेपिये ने किसका आविष्कार किया था? लघु गुणक का। अगला है हमारा कुछ तत्वों की बात करेंगे, तत्व संबंधित, जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं ज़्यादातर, उन तत्वों की हम बात करेंगे। ठीक है, तो सर्वाधिक उपलब्ध तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। कौन सा है? ऑक्सीजन। सर्वाधिक उपलब्ध धातु पूछेगा तो कौन सी धातु है? एल्यूमिनियम। कौन सी है? एल्यूमिनियम। अगर तत्व पूछता है तो ऑक्सीजन, और उपलब्ध धातु पूछेगा तो उत्तर क्या होगा? एल्यूमिनियम। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन। और सबसे भारी तत्व क्या है? ऑस्मियम। सबसे हल्का तत्व क्या है? हाइड्रोजन। और सबसे भारी तत्व क्या है? ऑस्मियम। और सबसे हल्का धातु तत्व क्या है? लिथियम। सबसे हल्का धातु तत्व पूछेगा तो क्या हो जाएगा? लिथियम। और केवल तत्व पूछेगा तो हाइड्रोजन। द्रव धातु तत्व क्या है? पारा है। द्रव धातु तत्व क्या है? पारा। द्रव अधातु तत्व क्या है? तो ब्रोमीन है। ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा तत्व है जो धातु है, जो द्रव अवस्था में रहता है, तो वो पारा है। ऐसा कौन सा अधातु तत्व है जो द्रव अवस्था में रहता है? वो ब्रोमीन है। तो अधातु क्या है? ब्रोमीन। और धातु क्या है? पारा। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? चांदी है। सबसे अच्छा सुचालक क्या है विद्युत का? चांदी। विद्युत का सुचालक, सबसे अच्छा सुचालक अधातु क्या है? ग्रेफाइट है। क्या है? ग्रेफाइट। सबसे अघात वर्धनीय तत्व क्या है? सोना। अघात वर्धनीय तत्व पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में। क्या है? सोना। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण किससे होता है? तो कैल्शियम से। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण किससे होता है? कैल्शियम से। सबसे क्रियाशील धातु तत्व क्या है? सीजियम। सबसे क्रियाशील अधातु तत्व क्या है? फ्लोरीन। और मिट्टी का तेल किस में रखा जाता है? मिट्टी तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा है? सोडियम। मिट्टी के तेल में क्या रखा जाता है? सोडियम। अगला है हमारा कि कांच के प्रकार और उनके उपयोग। हम पढ़ेंगे कांच के प्रकार एवं उनके उपयोग। ठीक है, तो इस क्लास में ऐसे ही कई छोटे छोटे टॉपिक हैं जिन्हें हम कवर करेंगे। ठीक, तो इसलिए इस क्लास को देखते रहिए, आप बने रहिए इस क्लास के साथ में। पहला कांच है फ्लिंट कांच। क्या है? फ्लिंट कांच। इसका उपयोग किस में होता है? तो कैमरा में होता है, दूरबीन में होता है और लेंस में होता है। दूसरा है पायरेक्स कांच। इसका उपयोग किस में होता है? तो प्रयोगशाला के उपकरण किससे बनाए जाते हैं? पायरेक्स कांच से। सोडा कांच। इसका उपयोग किस में होता है? ट्यूबलाइट में और बोतल में। किस में होता है? ट्यूबलाइट और बोतल में। अगला है क्राउन कांच। तो विद्युत बल्ब बनाने में यूज होता है क्राउन कांच। क्रुक्स कांच। धूप के चश्मे के लेंस बनाने में होता है क्रुक्स कांच। क्रुक्स कांच कई बार पूछा गया है। क्रुक्स कांच तो धूप चश्मा के लेंस बनाने में कौन सा कांच यूज होता है? तो क्रुक्स कांच। पोटास कांच। तो कांच के बर्तन बनाने में कौन सा होता है? पोटास कांच। कांच के बर्तन बनाने में कौन सा होता है? पोटास कांच। और अगला है मृदु कांच। कौन सा कांच? मृदु कांच, जो किस में यूज होता है? परखनली बनाने में। किस में? परखनली बनाने में कौन सा कांच यूज होता है? मृदु कांच।
अगला है हमारा प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत। अम्ल हैं और उनके प्राकृतिक स्रोत हैं, जैसे फॉर्मिक अम्ल है लाल चींटी और किस में मिलेगा, बिच्छू के डंक में। फॉर्मिक अम्ल कहाँ मिलेगा, लाल चींटियों में और बिच्छू के डंक में। साइट्रिक अम्ल किस में मिलता है, तो खट्टे फलों में, नींबू, संतरा। बेंजोइक अम्ल किस में मिलता है, घास में, पत्ते में, मूत्र में। बेंजोइक अम्ल कहाँ मिलेगा, घास में, पत्ते में और मूत्र में। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ मिलेगा, सारेल का वृक्ष होता है उसमें मिलेगा, टमाटर में मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑक्जेलिक अम्ल। इसमें ये पूछा जाता है कि नींबू में कौन सा अम्ल मिलता है, तो साइट्रिक अम्ल। घास में बेंजोइक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। एसिटिक अम्ल फलों के रस में, सिरका में। सिरका में कौन सा, एसिटिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल फिटकरी व सोरा में नाइट्रिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल किसमें मिलता है, हरा कशीस में कौन सा अम्ल मिलेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा, सल्फ्यूरिक। टारटेरिक अम्ल किसमें मिलता है, इमली और अंगूर में। किसमें, इमली और अंगूर में। लैक्टिक अम्ल किसमें मिलता है, दूध में। कई बार पूछा गया दूध वाला। दूध में कौन सा अम्ल होता है, तो लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक। अमीनो अम्ल किसमें मिलता है, प्रोटीन में। अमीनो अम्ल किसमें मिलता है, प्रोटीन में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसमें मिलता है, पाचक रस में। किसमें, पाचक रस में। और मैलिक अम्ल किसमें मिलता है, कच्चे सेब में या फल में। कच्चे सेब में क्या मिलेगा, मैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल, मैलिक। टैनिक अम्ल किसमें मिलेगा, चाय में। टैनिक किसमें मिलेगा, चाय में। यूरिक अम्ल किसमें मिलेगा, मूत्र में। यूरिक अम्ल कहाँ मिलेगा, मूत्र में। तो ये हो गए हमारे अम्ल। ये कौन सा अम्ल किस चीज़ से मिलता है, ये इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, दूध में क्या मिलता है, लैक्टिक अम्ल। कौन सा मिलता है, लैक्टिक अम्ल। इमली और अंगूर में क्या मिलता है, टार्टरिक अम्ल। कौन सा मिलता है, टार्टरिक। तो इस तरीके से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा विभिन्न पदार्थों की स्थिति एवं कारण। जैसे मतलब प्याज का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है, तो प्याज का लाल रंग किसके कारण होता है, एंथोसाइन के कारण होता है। प्याज का लाल रंग किसके कारण होता है, एंथोसाइन के कारण। लहसुन में गंध किसके कारण आती है, तो एलाइसिन के कारण आती है। लहसुन में जो गंध आती है वो किसके कारण आती है, एलाइसिन के कारण। मूले में तीखापन किसके कारण होता है, तो आइसोसाइनेट के कारण। किसके कारण होता है, आइसोसाइनेट के कारण। मिर्च में चरपराहट किसके कारण होती है, तो कैप्सिसिन के कारण। मिर्च में चरपराहट किसके कारण आती है, कैप्सिसिन के कारण। खीरे में कड़वाहट किसके कारण आती है, कुकुरबिटेसिन। खीरे में जो कड़वाहट होती है वो किसके कारण होती है, कुकुरबिटेसिन के कारण। करेले में कड़वाहट का कारण क्या है, तो मेमोडिक्कोसाइड। क्या है, मेमोडिक्कोसाइड। करेले में कड़वाहट का कारण क्या है, मेमोडिक्कोसाइड। गाजर में नारंगी रंग का कारण क्या है, तो कैरोटीन है। गाजर में जो नारंगी रंग है उसका कारण क्या है, कैरोटीन। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है, कुरकुमिन। क्या है, कुरकुमिन। और मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है, कैप्सिनथिन के कारण। मिर्च का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है, कैप्सिनथिन। और टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण। और कोई जी जो एक टॉपिक है ना, इस एक टॉपिक को सिर्फ कवर कराने में 20 से 25 मिनट की क्लास बना देते हैं, 20 से 25 क्लास की वीडियो बना देते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इसमें आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट की होगी। इसमें हम 8 से 10 टॉपिक कवर कर लेंगे। कितने, 8 से 10 टॉपिक, और जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयोगी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आलू का हरापन किसके कारण होता है, तो सोलिनिन के कारण। आलू का हरा रंग किसके कारण होता है, सोलिनिन के कारण। आंवले में कसैलापन किसके कारण होता है, टैनिन के कारण। किसके कारण, आंवले में कसैलापन किसके कारण होता है, टैनिन के कारण, टैनिन। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा पादप रोग और उनके कारक। हम देखेंगे रोग और किस फसल में होता है, उसका कारक क्या है। तो पहला रोग है ब्लास्ट रोग। कौन सा रोग है, ब्लास्ट, जो धान में होता है और किसके कारण होता है, फफूंद के कारण। तो प्रश्न ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि ब्लास्ट रोग किस फसल में होता है, तो धान में होता है। किस में होता है, धान में। ब्लैक आर्म रोग कपास में होता है, जीवाणु के कारण। ब्लैक आर्म किस में होता है, कपास में। खैरा रोग बहुत बार पूछा गया है, धान में होता है और किसकी कमी से होता है, जस्ता की कमी से। तो ये भी पूछा गया है, खैरा रोग किस में होता है, धान में होता है और किसकी कमी से होता है, तो जस्ता की कमी से। ये भी पूछा गया है, कमी भी पूछी गई है कि किसकी कमी से होता है, तो जस्ता की कमी से होता है। किसकी कमी से, जस्ता की कमी से। रेड रॉट रोग गन्ना में होता है। रेड रॉट किस में होता है, गन्ना में। किसकी कमी से, फफूंद। किससे होता है, ये फफूंद से होता है। टिक्का किससे होता है, टिक्का रोग है वो मूंगफली में होता है। तो इससे याद कर लो, मूंगफली के टिक्के मिलते हैं सर्दियों में।
तो टिक्का रोग किस में होगा? मूंगफली में। किससे होता है? फफूंद से। लिटिल लीफ किस में होता है? नींबू में। लिटिल लीफ किसका रोग है? नींबू का है। और किसकी कमी से होता है? कॉपर की कमी से होता है, CO की कमी से। तो ये भी पूछा गया है, लिटिल लीफ भी पूछा गया है, ठीक है। और धान वाला पूछा गया था जो जस्ता की कमी से होता है। खैरा रोग धान में होता है जस्ता की कमी से। लिटिल लीफ नींबू में होता है कॉपर की कमी से। किसकी कमी से? कॉपर की कमी से। ये भी पूछा गया है। बिहिप किस में होता है? बिहिप फूल गोभी में। और किसकी कमी से होता है? ब्लेडनम मॉलीब्डेनम की कमी से होता है, ठीक है। एर्गोट रोग क्या होता है? एर्गोट किस में होता है? बाजरा में होता है। फफूद से होता है। लिटिल लीफ आम में होता है, जस्ता की कमी से होता है। लिटिल लीफ किस में होता है? आम में, जस्ता की कमी से। तो लिटिल लीफ में कन्फ्यूज नहीं होना। लिटिल लीफ नींबू और आम दोनों में होता है और जस्ता की कमी से। और इसमें आम में किससे होता है? जस्ता की कमी से। किससे? जस्ता की कमी से। लेकिन नींबू में किसकी कमी से होता है? कॉपर की कमी से। किसकी कमी से? कॉपर की कमी से, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा ऊर्जा रूपांतरित करने वाले उपकरण। अब इसमें जैसे डायनेमो है, डायनेमो किस में लगा रहता है? जनरेटर में, ठीक है। जनरेटर में हम तेल डालते हैं, डीजल डालते हैं, फिर वो चलता है। तो वो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। तो जो डायनेमो है वो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। ये भी पूछा जाता है पेपरों में, ठीक है। कन्वर्जन। मोमबत्ती का क्या है? मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। मोमबत्ती क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। माइक्रोफोन जो हम लगाते हैं ध्वनि ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किस में? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। सोलर सेल क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। ट्यूबलाइट क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। किसमें? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। जो आपके जो ट्यूबवेल लगे होते थे उनमें विद्युत मोटर लगी रहती है, वो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देती है? यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब। विद्युत सेल क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन? विद्युत सेल। अगला है सितार। सितार क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? ध्वनि ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? सितार। अगला टॉपिक है हमारा अध्ययन, मतलब किस लॉजी में कौन सा अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जैसे एंथोलॉजी है तो इसमें क्या करेंगे? पुष्पों का अध्ययन होगा। किसका होगा? पुष्पों का अध्ययन। सेल्वीकल्चर में काष्ठी पेड़ों का अध्ययन होगा। सोरोलॉजी में क्या होगा? छिपकलियों का अध्ययन होगा, सोरोलॉजी। सर्पेटोलॉजी होता है एक, सर्पेटोलॉजी, उसमें क्या होता है? सर्पों का अध्ययन होता है। सर्पेटोलॉजी में क्या होता है? सर्पों का अध्ययन होता है, ठीक है। और सिल्वीकल्चर बता ही दिया, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन होता है इसमें। माइकोलॉजी में क्या होता है? कवकों का अध्ययन होता है। माइकाओ ऐसे याद कर लो इसे, माइकाओ। माइकोलॉजी में क्या होता है? कवकों का अध्ययन। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन। और पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन। इनसे भी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, किससे? कि फाइकोलॉजी क्या है, कि शैवालों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, पोमोलॉजी या एंथोलॉजी, ठीक है। तो फाइकोलॉजी क्या होता है? शैवालों का अध्ययन। और पोमोलॉजी क्या होता है? फलों का अध्ययन। अगला है ऑर्निथोलॉजी। क्या होता है? ऑर्निथोलॉजी होता है पक्षियों का अध्ययन। एक्थियोलॉजी क्या होता है? मछलियों का अध्ययन। और एंटीमोलॉजी क्या होता है? कीटों का अध्ययन। लॉजी मीन्स होता है अध्ययन करना। एंटीमोलॉजी क्या होता है? कीटों का अध्ययन। एक्थियोलॉजी क्या होता है? मछलियों का अध्ययन। और ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? पक्षियों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी क्या होता है? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी में क्या होता है? वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन। ऑफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन, या सर्पेटोलॉजी भी होता है सर्पों का अध्ययन। पिसीकल्चर क्या होता है? मत्स्य पालन का अध्ययन। मत्स्य पालन का अध्ययन किस में आता है? पिसीकल्चर में। सेरीकल्चर में क्या होता है? रेशम कीट पालन का अध्ययन। सेरीकल्चर क्या है? रेशम कीट पालन का अध्ययन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन। एपीकल्चर क्या है? मधुमक्खी पालन का अध्ययन। तो आज की क्लास में इतना ही। और ये मैंने जो भी पढ़ाए हैं टॉपिक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो आपकी प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो,
या जूनियर असिस्टेंट हो या UPSSC से होने वाली कोई भी परीक्षा हो। आयोग जो UPPCS आयोग है, LT ग्रेड, खंड शिक्षा अधिकारी, BEO परीक्षा, PCS, RO ARO में यही प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन मिलान करने के लिए आते हैं। उसमें डायरेक्ट नहीं पूछेगा, मिलान करने के लिए पूछेगा। तो ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। इन्हें अच्छे से देखिए, आप वीडियो देखो, पढ़ो, लिखो और याद करो इन्हें, ठीक है। अध्यापक मंत्रा के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।